ई इज इक्वल टू, अब डी ई उसने क्या दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद फाइंड द डी एफ ई एफ, डी एफ भी निकालना है और ई एफ भी निकालना है, मतलब हमें एक ये वाली चीज़ निकालनी है, फाइंड करनी है, और एक हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उसी तरीके से, क्या जब उसने हमें पहले ये बात विजिबल कर दी कि ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब और ट्रायंगल ई एफ डी के, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए बी, मतलब ये ए बी वाली लेंथ ये डी ई वाली लेंथ की इक्वल है। ठीक है, मतलब मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट डी ई, मतलब कि हमने परपेंडिकुलर वाली के साथ ले ली, हाइपोटेन्यूस वाली हाइपोटेन्यूस के साथ ले ली, बेस वाली बेस के साथ ले ली। अब देखिएगा ये इज इक्वल टू किसके बनेगा, मेजरमेंट बी सी, अब हमने ये वाली ले ली तो इसका मतलब है फिर यहाँ से ये लेंगे, ये क्या आ जाएगी मेजरमेंट ई एफ, देखिए ई एफ ले ली। अब हमने इज इक्वल टू कहा, अब हमारे पास सिर्फ हाइपोटेन्यूस बचा, तो हम इसकी वैल्यू लेंगे मेजरमेंट सी ए या ए सी। ठीक है, ये किसकी इक्वल होगा, मेजरमेंट डी एफ के, किसकी इक्वल होगा, मेजरमेंट डी एफ के। अब देखिएगा ज़रा, हम यहाँ पर ले लेंगे ए बी की वैल्यू हमें हमारे पास क्या थी, ए बी की वैल्यू हमारे पास थी 12, और ए सी सॉरी डी ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी ई की वैल्यू ये थी हमारे पास 6, ये हमने ले ली। इज इक्वल टू हमने क्या किया, मेजरमेंट बी सी, अब बी सी की वैल्यू क्या थी 16, और हमारे पास मेजरमेंट ई एफ़ की वैल्यू क्या थी, ई एफ़ ये हमने फाइंड करनी थी, तो मेजरमेंट ई एफ़ को हम एज इट इज़ चलने देंगे। इज इक्वल टू मेजरमेंट सी ए की वैल्यू, सी ए या ए सी की वैल्यू क्या थी 20, तो हमने वो लिख दी। मेजरमेंट डी एफ़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, मेजरमेंट डी एफ़ ये भी फाइंड करनी थी, तो हम मेजरमेंट डी एफ़ को भी ऐसे ही चलने देंगे साथ। अब देखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या हम इसके दरमियान अगर एक लाइन लगा दें, दीवार खड़ी कर दें, और इस दीवार के इस तरफ हम लिख दें 12/6 इज इक्वल टू 16/m ई एफ मेजरमेंट ई एफ, और यहाँ पर लिख दें 12/6 इज इक्वल टू 20 मेजरमेंट डी एफ, मतलब हमने इसको दोनों के साथ अटैच कर दिया, ये दोनों का हो गया। ठीक है, मतलब ये इसके साथ भी चलेगा और ये इसके साथ भी चलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम किसी को किसी के भी इक्वल ले सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको इसके इक्वल लेते और फिर इसको भी इसके इक्वल लेते, तो एक ही बात बन गई। मतलब दोनों कंडीशंस के अंदर हमारा ये आना साथ ज़रूरी है, तो फिर ही हम इसकी वैल्यूज़ को इनकी फाइंड कर सकेंगे। अब देखिएगा ज़रा, 6 कितने बार होता है, 6 2s are 12, तो देखें 2 इज इक्वल टू 16/m ई एफ, ये आ गया। इधर से हमारे पास क्या बना, इसी तरीके से 6 2s are, तो 2s are 12 होता है, तो देखें 2 इज इक्वल टू 20/m टी एफ, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू जनरेट होकर आएगी, हमारी एक वैल्यू चली जाएगी इस तरफ, मतलब हम इस वाली वैल्यू को थ्रो कर देंगे इस तरफ, इस वाली वैल्यू को उठा के इसके नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास m किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास मेजरमेंट ई एफ की वैल्यू बनेगी, दैट विल बिकम्स इक्वल टू 16/2, ये बन जाएगा। और दीवार के दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट टी एफ इज इक्वल टू 20/2। अब देखिएगा 2 10s are 2 8s are, तो ई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 8 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट डी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 10 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। उस डिमांड भी हमसे यही की थी क्वेश्चन के अंदर कि मुझे डी एफ निकाल के दो और ई एफ निकाल के दो, तो वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। इस तरीके से आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला पूरे मार्क्स मिलेंगे।
पेपर में आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपके पास लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल के दो बस। आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा और साथ लिखा होगा कि आपके पास एक डायग्राम बनी होगी इस तरीके से, और उसने कहा होगा कि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करके दो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसकी सेम साइड्स को उठाएंगे। देखें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास x ओवर 1 पॉइंट, बल्कि इससे पहले आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। ये लिखने के बाद आप लिख दें उसके बाद कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ x ओवर 1.2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 7.5 ओवर 3, तो ये भी ऐसे आ गया। अब देखें x को मैं इधर ही रहने दूंगा क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7.5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई है, ठीक है। तो ये इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसमें फिर हम वही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल BCD, ये देखें ट्राइंगल BC और D, इसकी बात हो रही है। ये हमारे पास, क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, पैरेलल है, सॉरी, क्या ये पैरेलल है CD के? देखिए EF जो है ये पैरेलल है CD के, देखिए दोनों की एक ही डायरेक्शन है, पैरेलल चल रहे हैं दोनों, तो मैं लिख सकता हूँ ये पैरेलल है, ठीक है। उसने ये हमें हिंट दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि मैं कह सकता हूँ, अज्यूम कर सकता हूँ कि CD जो है आपके पास, CE सॉरी, वो हमारे पास रेशो बन सकती है BE की। देखिए CE जो है वो BE के साथ हमने इसको रेशो बना दी, CE और ये वाली लेंथ, ठीक है। और दरमियान में हम लगा देते हैं इस इक्वल टू कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, प्रोपोर्शनल। और मैं कहता हूँ DF सॉरी, रेशो DF और BF, इस तरीके से DF और BF, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब मैं लिख देता हूँ इनकी वैल्यूज़। देखिए C से E तक की वैल्यू क्या थी, C से E तक की वैल्यू x सेंटीमीटर थी, तो x लिख दिया रेशो, और B से E तक की वैल्यू 6 थी, तो मैंने ये लिख दी। प्रोपोर्शनल ख़त्म किया, चलिए नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल ऐसे ही चलाता हूँ। अब देखिए DF जो है, DF वो आपके पास 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ प्रोपोर्शनल। अब देखें BF आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो मैं ये लिख देता हूँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी बेसिक सेंटीमीटर लिखते हैं साथ। तो अब मैं इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म कर रहा हूँ और प्रोपोर्शनल ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3/8। तो देखिएगा ये क्या बनेगा, x इधर ही रहा, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे आ गया। अब देखें 6 3s आर 18, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 18/8। x इज इक्वल टू, देखिएगा इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 9s आर 2 4s आर, सो 9/4। और अगर मैं इसे पॉइंट में लिखूं तो इसकी पॉइंट वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 9 को अगर हम डिवाइड करें 4 के ऊपर तो हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 2.25। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमने यही काम करना है, x को हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें, इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता लग रहा है कि CD के ऊपर एक वैल्यू दी हुई है, CDEFG, इस तरीके से। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स गिवन होंगे ऑब्वियसली, तो देखिए हमने ये x फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास CD के साथ वैल्यू अटैच है, FG के साथ वैल्यू अटैच है, EG के साथ वैल्यू अटैच है और ED के साथ वैल्यू अटैच है।
अब हम इस वाली वैल्यू इसको हमेशा नहीं ले सकते, ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम ई से सी पे नहीं जा सकते, ई से एफ पे नहीं जा सकते, एफ से ई पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ वैल्यू गिवन नहीं है। अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इनको लेके क्या करेंगे, इनको जब भी हम पिक करेंगे तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा। तो देखिएगा हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो हम कहते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये वाली लेंथ इक्वल है इस लेंथ के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा सिंस ट्राइएंगल CED ट्राइएंगल FEG के, ठीक है। और मैं क्या देता हूँ कि ट्राइएंगल CD जो है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइड लगाकर FG के। देखें ट्राइएंगल CD जो है इसकी लेंथ FG वाली लेंथ की इक्वल है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया CD इज इक्वल टू FG। अब मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास इज इक्वल टू है ED के। अब देखिए मैं कहता हूँ कि ये वाली लेंथ ED और EG ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं लिख देता हूँ ED इज इक्वल टू EG यहाँ से लेकर इधर तक। अब इनकी सिंपल वैल्यूज पुट कर दें। CD की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही थी x, तो मैं यहाँ पर x पुट कर देता हूँ। FG की वैल्यू क्या बन रही थी, FG की 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू ED की क्या वैल्यू बन रही थी 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद आपके पास EG की वैल्यू 2.4, तो मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब x इधर ही रहा, इसको मैं ले गया इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई 2.1। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट देगी, ऊपर वाली को अगर मल्टीप्लाई करें तो 5.25 बनेगा, नीचे वाली को करें तो 2.4, ये एज इट इज़ आएगा। और अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करें तो क्या बनेगा 2.19। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2.19 सेंटीमीटर। तो हमने इस तरीके से पार्ट नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट कर लिया। गेट इट।
क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली को इसके इक्वल अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इज इक्वल टू, अब मैं कहता हूँ कि ये वाली जो लेंथ है, मतलब इसको इसके इक्वल अज्यूम किया, इस वाली लेंथ को इस वाली लेंथ के अज्यूम किया, इज इक्वल टू, मतलब देखिए ये एक दूसरे के सिमिलर आ रही हैं, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है और ये सिमिलर है। तो इसीलिए मैं क्या लिखूँगा अब, 8 डिवाइडेड बाई 16, देखिएगा 8 डिवाइडेड बाई 16, ये मैंने लिख दिया। अब देखिएगा x इज इधर ही रहा, तो 8 डिवाइडेड बाई 16 और 20 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा आपके पास, इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये 8 के टेबल पे जाएगा, 8 2s are 16 और ये 2 बचा यहाँ पर, मतलब कि 20/2 बच गया। तो अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ तो इसकी 2 की कटिंग करूँ इसके साथ, तो देखें 2 10s are 20 बनता है, तो मतलब ये 10 बच गया पीछे। इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 10 सेंटीमीटर। यह हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का।
अब देखिएगा हम x कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर x। अब हमने x कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम देखें 6 + x डिवाइडेड बाई 10। देखिएगा 6 ये वाली लेंथ और x इसको भी इसमें ऐड कर दें, मतलब इस पूरी लेंथ को यहाँ से यहाँ तक काउंट करें और हम इसको इक्वल किसके कर दें, हमने इसको डिवाइड किया 10 के साथ, इसके साथ, और हमने कहा कि ये वाली जो लेंथ है ये आपके पास किसके इक्वल है, 10/6, मतलब इस वाली लेंथ के और इस वाली लेंथ के। हमने यही अज्यूम किया ना कि ये वाली जो लेंथ है इसको जब कंप्लीट करें इसके साथ तो ये वाली लेंथ इक्वल बनती है इस लेंथ के, और इस लेंथ को मिलाएं तो इसके इक्वल बनती है। तो देखें हमने यही यहाँ पर डिनोट किया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 6 + x, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10 होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, 6 6 36 + 6x = 100। और ये आपके पास क्या बनेगा, 6x = 100 - 36, ये 6x = 64 बन जाएगा, और x = 64/6। तो ये आपके पास जब कटिंग होगी तो ये बनेगा 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो ये x = 32/2, और अगर हम इसे चेंज करें तो 10/2/3 सेंटीमीटर ये बनेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10/2/3 सेंटीमीटर। मतलब हमने दो चीज़ें अब हम फाइंड कर ली हैं। हमने एक x भी फाइंड कर लिया जो 8 आया है, और y भी फाइंड कर लिया जो 8 आया है, और x हमारे पास 10/2/3 आ गया है। अब हमारे पास सिंगल चीज़ रहेगी है z। ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। अब सिंपल हम इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले हम ऊपर उसी तरीके से लिख देते हैं फॉर z। अब हम z के लिए निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हम पूरे का ले रहे हैं। अब ये पूरा मतलब 6 + x। अब देखिए 6 आ गया प्लस 10/2/3, इसकी क्या बनती थी हमारे पास, 32/3 यही बन रहा था। तो हम इसको लिख लेंगे साथ। ये कैसे आएगा, 6 + 32/2 होगा, और ये इसका स्क्वायर ले लेंगे। मतलब हमने इस पूरी लेंथ को ले लिया, इस पूरे हाइपोटेन्यूज को ले लिया। अब हम पूरी जो है बेस को लेंगे। पूरी बेस क्या आएगी हमारे पास, z का स्क्वायर। पूरा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, पूरा परपेंडिकुलर लेना है। पूरा परपेंडिकुलर हमारे पास था 10 सेंटीमीटर, तो पूरा परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा ये हमारे पास बनेगा 18 + 32/3। ये 3 चल रहा था हमारे पास, 3 आ रहा था, ये गलती से 2 डाल दिया। तो ये देखिएगा ये लेंथ हमारे पास 3 आ रही थी, हमने 3 लिखना और यहाँ पर 2 लिख दिया था गलती से बाय मिस्टेक। तो ये देखिएगा ये हमारे पास बनेगा इसका स्क्वायर = यहाँ पर हमारे पास z ऐसे ही आ गया, इसको 3 नहीं समझना, ये z है हमारे पास, z का स्क्वायर प्लस 100। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू जब क्लोज करेंगे तो ये मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 बन जाएगा। 3 और इसका स्क्वायर = 100 + z का स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर लें, कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा ये 50 का अगर हम स्क्वायर लें तो क्या बनेगा, 2500, और ये हमारे पास 3 3s are 9 = 100 + z का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिएगा 2500/9 - 100 = z का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9, और 2500 - 900 = z का स्क्वायर। ये आपके पास बनेगा z का स्क्वायर = √1600/9, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, z = 40/9। ये आपके पास आंसर है। या आप z को इस तरीके से लिख सकते हो, 13/1/3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास z भी फाइंड हो गया। मतलब z की हमारे पास क्या वैल्यू आई, z की वैल्यू आई 40/9 या फिर 13/1/3। तो हमने तीनों चीज़ें इस तरीके से फाइंड कर ली।
वही आपने सारा कुछ लिखना है, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ से लेता हूँ सबसे पहले x, मतलब कि हमारे पास ये वाली लेंथ ई सी वाली लेंथ हमारे पास ए ई के सामने सामने है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल मैं कह सकता हूँ। तो ई सी वाली ले ली एक लेंथ, मतलब x डिवाइड कर दिया इसको इसके साथ, ये कितनी थी 3 सेंटीमीटर थी, 3 के साथ इज इक्वल टू दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी 4। देखें ये वाली मैंने कहा था पैरेलल है इसके, मतलब सामने सामने है, तो देखें डी ई वाली लेंथ ले ली और ए बी वाली ले ली, तो डी ई वाली क्या आ गई 4 और ए बी वाली क्या आ गई 8। अब देखें x इधर ही रहने दिया 4/8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू ये आपके पास क्या बना 4 कितने बार होता है आपके पास 4 2s are 8 और ये आ जाएगा 3/2 जो कि आपके पास 1.5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1.5, तो ये आपके पास आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है अ रेगुलर डीकागॉन dodecagon has a side length decreased by a factor of 1/√2. If the parameters of original dodecagon is 72 cm, what is the side length of scaled dodecagon? तो देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, पहले तो मैं बता देता हूँ आप इसने क्या क्या गिवन दिया है। पैरामीटर ऑफ डोडेकागॉन इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 72 सेंटीमीटर उसने पैरामीटर दिया है और वो कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ डोडेकागॉन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये कह रहा है कि p इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 12, ये इसका फार्मूला है। पैरामीटर ऑफ डोडेकागॉन इज इक्वल टू p से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 12, ये होता है। तो s हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइड है, जो एक साइड आई है उस पैरामीटर की। तो देखिएगा p इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 12, तो p जो है उसकी वैल्यू क्या है 72 और s जो है वो हमने साइड वो हमने फाइंड करनी है, सॉरी ये p है हमारे पास पैरामीटर ऑफ डोडेकागॉन। तो देखिएगा 72 इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ से हमारे पास एक साइड आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू एस। सो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एस हमारे पास बनेगा 6 सेंटीमीटर, 12 6 आर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास एक साइड आ गई, लेंथ ऑफ साइड, तो हमारे पास एक लेंथ आ गई, एक साइड की लेंथ आ गई। अब देखें साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागॉन, हमने ये असल में फाइंड करनी थी ना, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागॉन। डी नहीं है, ये ओ आना है यहाँ पर भी ओ है। दैट विल बिकम्स इक्वल टू, हमने सिंपल क्या करना है, उस साइड को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी उसकी। रेगुलर डोडेकागॉन हैज़ साइड लेंथ, रेगुलर जो डोडेकागॉन थी उसकी साइड लेंथ उसके साथ हमें उसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/√2। ये हमारे पास क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई 1/√2, और ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर मैं इसकी अगर रैशनलाइजेशन कर लूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा 6√2 ओवर √2 इसका स्केयर, ये आ जाएगा 6√2 और ये इसके साथ कैंसिल, तो ये नीचे सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 3s आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3√2। तो ये हमने फाइंड कर ली साइड ऑफ, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागॉन बिकम्स इक्वल टू 3√2। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट भी जो सॉल्व हो चुका है। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट किया है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 9.2 कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो किसी किस्म की, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।